नमस्कार। बीच में इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, हम जानते हैं कि प्रकृति जो है वो इन पंच तत्वों से मिलकर के बनी है और हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बना है। यानी कि हमारा शरीर और ये प्रकृति अपने आप में एक दूसरे के साथ सामंजस्य लेकर के चलता है, एक दूसरे के साथ में एक रूपता लेकर के चलता है। और इसी एक रूपता को अगर सही तरीके से रंग दे दिए जाएं तो फिर जीवन खिला खिला रहता है। लेकिन समस्या ये है कि इन पंच तत्वों के साथ में एक मनुष्य के रूप में व्यक्तिगत तौर पर हम और आप क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें जल तत्व की, तो उस जल के साथ में हमारी भूमिका जैसी होनी चाहिए, क्या वैसी है या वैसी नहीं है? अगर नहीं है तो उसके कारण क्या हैं? हम राजस्थान में निवास करते हैं और राजस्थान के बारे में कहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से अगर आप हैं तो घी पी लीजिए, घी में कोई समस्या नहीं है, घी ढुल जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन पानी नहीं ढुलना चाहिए। राजस्थान में जल समस्या आज से नहीं, दशकों से है, लेकिन जल समस्या के हमारे पुरखों ने अपने अपने तरीके से समाधान भी करके रखे थे, चाहे वो बावड़ियों की बात करें, तालाब की बात करें, कुओं की बात करें। लेकिन आज की बात यह है कि हमें उस तरीके से तालाब भी नहीं दिखाई देते, बावड़ियाँ जो हैं वो भी सूख गई हैं, वहाँ पर वृक्ष जो है उसकी दीवारों पर से उग गए हैं, हमने उनको हेरिटेज का दर्जा दे दिया है, कुएं भी तरीके से बंद हो गए हैं। लेकिन जो नए तरीके, नई जनरेशन में नई तकनीक के हिसाब से हमने इजाद किए, क्या वो राजस्थान की जल समस्या के समाधान के रूप में ठीक तरीके से प्रस्तुत हो पा रहे हैं? इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान मदन लाल कुमार जी हमारे साथ में आज की चर्चा के लिए उपस्थित हैं। मदन जी, आपका बहुत स्वागत है अभिनंदन दूरदर्शन में। मदन जी, राजस्थान में जल समस्या एवं समाधान, ये हमारा आज का विषय है। तो पहले तो जरा लोगों को बताएं कि हम लोग की राजस्थान की जल समस्या कैसी है। हम और आप रोज सुबह नहाते अवश्य हैं, पानी पीने की हमारे यहाँ समस्या नहीं है, ये शायद हमें और हमारे कुछ दर्शकों को लग सकता है, लेकिन राजस्थान केवल हम और आप नहीं हैं, उससे अलावा भी बहुत लोग हैं। निधि जी, देखिए, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो 342.52 लाख हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% है। और अगर मैं जल की बात करूं तो जो यहाँ सतही जल जो है, सतही जल का पूरे देश का 1.16%, 1.16% जल सतही है। और भूजल की बात करूं तो 1.72 जल प्रतिशत है। और आज की डेट में जो राजस्थान की परिस्थितियां हैं वो 90%, 80 से 90% लगभग जो पानी का सोर्सेज है वो भूजल ही है। तो भूजल है, लेकिन भू को वापस रिचार्ज करने का हमारे पास में किसी तरीके का कोई हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और भूजल का जो स्तर है वो दिन बाई दिन जो है वो गिरता जा रहा है। और आपने बात करी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि नदी नाले और जो जिस तरीके से तालाब हुआ करते थे, हर गांव के अंदर एक तालाब होता था, बावड़ी होती थी। आज की परिस्थितियों के अंदर गाँवों के अंदर तालाब, बावड़ी, ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। उसका मैं जो समझता हूँ कारण ये है कि जितना भी विकास हो रहा है, हम विकास कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, वो बन रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी एजेंसियां सड़कें बनाती है वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखती है कि जो बावड़ी है या आपके तालाब है, जिन जगह जो पानी के सोर्सेज थे पुराने, उनमें जो पानी की आवक है वो आवक उससे बाधित ना हो। और अगर ये बाधित नहीं होने का जो कारण है उसको दूर करने के लिए आपको वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ होती है, पंचायत है, पंचायत समितियाँ हैं, उनसे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और जो ठेकेदार होते हैं या जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि अगर इन सब चीज़ों में हम पढ़ेंगे तो हमारा काम लेट होएगा या हमारी इस तरीके से। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आज की डेट में अगर रिफिलिंग नहीं हो रही है तालाब और नदियाँ, उसके अंदर जो सड़कें बन रही है उसके अंदर जो आने वाले एनीकट थे या वो थे, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। और प्रॉपर पंचायत समितियों के साथ में या पंचायतों के साथ में उसका कोऑर्डिनेशन का कमी है, जिसके कारण से आज की डेट में पानी का भराव नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे निधि जी, अभी जितनी भी सड़कें बन रही है वो जो ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर बनाई जा रही है। और ऊपर बनाने के कारण पहले जो सड़कें बनती थी वो बिल्कुल रोड सतही पे बनती थी, अब सतह से ऊपर बनती है। ऊपर बनने के कारण जो है वो जो आवक है पानी की, वो आवक रुकती जा रही है और हम आवक के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और एग्जैक्टली, और साथ साथ में सड़कों पर सड़कों का बनाने का जो तरीका हम लोग पहले सुना करते थे कि नीम के पत्ते डाले जाएंगे और उस तरीके से काम किया जाएगा, आज भी हम देखते हैं कई बार सड़कें बनाने में वो प्रयुक्त होता है, लेकिन शायद
दिखावट के लिए प्रयुक्त होता है, वैसे काम नहीं हो रहा। इसलिए शायद पानी जो है, जो बरसात का पानी आता है, वो धरती में जिस तरीके से जाना चाहिए वो जा भी नहीं पाता है, और नालों के माध्यम से वो एक तरीके से वी आर वेस्टिंग द वाटर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं निधि जी, हमको ये सोचना पड़ेगा। पहले आप पुराने ज़माने में अगर पानी का रिसोर्स देखते थे, आज भी हम आमेर की बात करें तो टाँके हैं, जो टाँके बने हुए थे वो टाँकों से हम लोग साल भर का पानी, हम इस चीज़ के ऊपर जो एक तरीके से जो ज्ञान होता है या हम तरीके से उसको जागरूकता कहते हैं, वो जागरूकता ख़त्म कर दी हमने कि वर्षा का पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ये पानी जो व्यर्थ जा रहा है, अभी जैसे सरकार ने क्या है कि आपको टाँके बनाना ज़रूरी है, वाटर हार्वेस्टिंग बनाना ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया है। लेकिन मैं फिर एक बात अगर आज आपसे करूं तो ये है कि जो बारिश का माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो कहते थे कि नदियों को जोड़ दिया जाए तो जहाँ पे बाढ़ के पानी की व्यवस्था होती है। इसी तरीके का एक कार्यक्रम राजस्थान में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने चालू किया था ईस्टर्न कनाल के नाम से। और जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो चंबल से और उसकी जो नदियां हैं आसपास की, उनको जोड़ के और उत्तरी राजस्थान के अंदर पानी देने का कार्य करने की उसके अंदर योजनाएं बनी थी। वो 2017-18 के बजट में उन्होंने प्रावधान रखा था। तो वो भी एक मैं समझता हूँ राजस्थान के लिए अच्छा साबित हो सकता है अगर राजस्थान सरकार उस पर सही तरीके से काम करे तो। ठीक बात है। ये एक तरीके से हम लोग सरकार के तौर पर भी और एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर भी हमें उस तरीके से काम में लेना चाहिए। और काम जो है वो मदन जी, काम दिखना भी चाहिए लोगों को, क्योंकि जब लोगों को काम दिखता है, उस तरीके की बात है कि स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, इस तरीके के नारे लगे और वो नारे जो है वो साकार भी हुए। क्योंकि जहाँ पर गंदगी होती है तो कोई भी व्यक्ति वहाँ आकर के गंदगी और डाल जाता है, लेकिन जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ कोई व्यक्ति एक बार सकुचाता है कोई गंदगी डालने से पहले, क्योंकि उसे साफ सफाई दिख रही है। तो ऐसे में जनता को जब लगता है कि हाँ ये काम यहाँ पर पानी की दृष्टि से बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो खुद भी उसका समाधान निकालने का प्रयास करता है। थोड़ा नहरों की बात भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि नहरें जो हैं उनसे, जब चूंकि आपने नदियों के जोड़ने की बात की, तो उन्हीं नदियों से जब नहरें निकलती हैं तो वो कहाँ कहाँ पर जाकर के खेतों में फ़ायदा देती हैं, गाँवों ढाड़ियों में फ़ायदा देती हैं। इसका कोई एक और छोर नहीं होता। बिल्कुल आप ये बात सत्य है। मैं अभी कुछ समय पहले बूंदी के अंदर था और जिस तरीके से चंबल से उन्होंने नहरें निकाल के और वहाँ सिंचाई के लिए जो आज बारा और बूंदी को जिस तरीके से, बारा की मैं स्पेशली बात करूं तो जिस तरीके से बारा जिले को चंबल का पानी देके और कृषि के विषय में उत्पन्न किया, वहाँ के जो लोगों को रोजगार स्वरोजगार मिला है और कृषि को बहुत ही फायदा होता है। नहर परियोजनाएं जो होती है वो सबसे बड़ा आपके लिए जल आपका जो रिफिल तो करती है, लेकिन साथ साथ में आपकी कृषि के साथ साथ में आपका अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत ऊपर होता है उससे। तो वो जो आप चीज़ें कर रहे हैं कि मैं आपको जो कह रहा हूँ कि पहले खड्डे खोद के पानी को रिफिलिंग किया जाता था, वो सारी चीज़ें आजकल बंद हो गई है वो। और सरकार जितनी योजनाएं आज की तारीख में बनाती है, मेरे को लगता है जो कई बार जो है वो कागज़ों के अंदर ही दफन हो जाती है। लेकिन अभी मैं बात करूं निधि जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने इस विषय को देखते हुए एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया और जल शक्ति मंत्रालय बना के उसका जो उद्देश्य रखा कि भारत के अंदर, ऐसा राजस्थान के जैसे और भी राज्य हैं जिनके अंदर ये समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को रोकते हुए कि आपको शुद्ध पिए जल, जो कि आज सबसे बड़ी समस्या है कि पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है, तो हर घर नल वाली योजना उन्होंने निकाली है। पानी का जो वेस्ट जा रहा उसके लिए योजनाएं बनाने के लिए एक मंत्रालय ही बनाया है। तो ये गंभीरता तो सही है कि भारत सरकार इसके ऊपर गंभीर है और इन विषयों के ऊपर ध्यान में रखते हुए इन विषयों को आगे भविष्य में सुधारने की कार्य कर रही है। आपने अच्छा बताया कि एक तरीके से भारत सरकार में जो मंत्रालय नया बना, जल शक्ति मंत्रालय, और बड़ी अच्छी बात यह है कि उस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो भी हमारे राजस्थान से ही आते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये मंत्रालय ने जो काम किया है और वो काम लोगों को कैसे नज़र में आ रहा है और उस काम की दूरदर्शिता कैसी है, क्योंकि काम केवल मदन जी आज के लिए नहीं होता कि आज आपने काम कर लिया और कल उसका असर दिख जाए। हो सकता है उस काम का असर हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी देखें, जो शायद कुछ लोग आज अपनी दूरदर्शिता के कारण से देख पा रहे हैं और कुछ लोग उसे कोस रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस तरीके से और प्रोजेक्ट्स की जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के लोगों के लिए दिए गए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने उसकी शुरुआत की हो या प्रधानमंत्री जी ने, और आगे बढ़े। देखिए, जो जल शक्ति मंत्रालय की बात अगर मैं राजस्थान के अलावा पूरे देश में बात करूं तो 117 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर आपको हर घर के अंदर नल जो है वो व्यवस्था लागू हो गई है।
117 राज्य हैं निधि जी राजस्थान पूरे देश के अंदर, जिले और जिले और 45,000 पंचायतें हैं जो इस योजना का लाभ उठा के हर घर नल में मिले हैं। उनके पूरे जितनी 45,000 पंचायतों के हर घर के अंदर नल पहुंच गया है। और मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो है हर घर नल योजना के तहत जो लिए गए हैं उसमें 21,62,000 परिवारों को इसका लाभ मिला है। और इस लाभ के अलावा अगर मैं बात करूं तो करीब 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हर घर नल योजना के अंदर दिया गया है। तो ये जो है कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका पूरा लाभ राजस्थान को मेरे को नहीं लगता मिल पा रहा है। उसका कारण है कि 27,000 करोड़ रुपए जल शक्ति मंत्रालय ने तो दे दिए, लेकिन हमसे 4,000 करोड़ रुपए भी अभी तक इस मुहिम के तहत राजस्थान सरकार से खर्च नहीं हो पाया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ करने के लिए हमको उसकी योजनाएं बनानी पड़ेगी और उसको धरातल पे उतारना पड़ेगा। ये जो एक सरकारों की आपसी जो परेशानियां हैं उसके कारण से आमजन को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कभी हम राजस्थान की इंटरनल नहीं बल्कि पंजाब की बात भी करते हैं, कभी हरियाणा से लड़ाई होती है, कभी पंजाब से होती है, किसका पानी आएगा किसका पानी नहीं आएगा। मदन जी, आपको नहीं लगता कि पानी पर राज्यों का हक है या पानी पर देश में रहने वाले नागरिकों का हक है? निधि जी, ये जो 2005 में एक जल समझौता हुआ था राज्यों का आपस में, और जो पानी है वो राज्य का विषय है। जो केंद्र जो हमारा संविधान है उस संविधान के तहत जो है पानी का विषय राज्यों का है और इसी पे राज्यों को ही चर्चा करनी पड़ती है। और आपस में जो नदियां एक दूसरे राज्य से गुजरती है तो उस गुजरने वाली राज्यों का आपस में वो बैठ के उनका मिल बांट के उनके ऊपर निकालते हैं कि 10-90 का प्रतिशत रहेगा, 50-50% पानी रहेगा या 25-75 का रेशो रहेगा। तो जो पानी के बंटवारे का रेशो है वो राज्य सरकारें तय करती है। तो इसलिए इसका कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसके ऊपर केंद्रीय कोई राय बननी चाहिए, क्योंकि राज्यों की आपसी लड़ाई की वजह से आपकी बात से सहमत हूं कि जनता उसके अंदर पिसती है। क्योंकि मदन जी, हमारा देश जो है वो धर्म प्राण देश रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे राजपुरुष हुए हैं, राजा शिबी की कहानियां हम लोग सुनते हैं जिन्होंने एक कबूतर के लिए अपने शरीर का एक एक अंग जो है वो तोल करके उसको काट करके दान में देने की घोषणा की कि उस जो शरणागत आया है उस जो है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ये राज्यों का आपस में क्योंकि उनका विषय हो गया या फिर संविधान में या फिर वो दे दिया गया है, तो क्या एक धर्म की बात भी तो समझनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि धर्म की बात समझनी चाहिए और सबसे बड़ी मानव सेवा जो होती है वो सबसे बड़ी सेवा होती है। और मानव सेवा में जब पानी अगर नहीं रहेगा तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी तरीके का कोई धर्म रहेगा या व्यक्ति रहेगा, क्योंकि सब चीज़ें पानी पे निर्भर है। आज अगर राजस्थान के अंदर पानी की आपूर्ति पूर्ण हो जाती है, मैं अगर ईस्टर्न कनाल की बात करता हूँ तो राजस्थान के 13 जिले ऐसे हैं जिसमें अलवर है, आपका भरतपुर है, जयपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, करौली है, बूंदी है, बारा है, जयपुर है ये। और अगर आपको मैं निधि जी बताऊं तो अलवर की जो परिस्थिति है वो आज की तारीख में सबसे विस्फोटक परिस्थिति है पानी की विषय में लेकर। आने वाले समय के अंदर अलवर के अंदर बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। और अगर ये पानी का आपसी बंटवारा होकर सलजारा हो जाता है या पानी का इस तरीके से सही लाभ मिलता है जनता को, तो आप देखिए, मैं कह रहा हूँ 2 लाख हेक्टेयर ईस्टर्न कनाल अगर लागू होता तो 2 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो कृषि से इससे लाभित होंगे। और राजस्थान का 42%, मैं कह रहा हूँ 42% हिस्सा होगा। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है कि राजनीतिक उसके अंदर पड़ी हुई है कि मध्य प्रदेश से हम बात नहीं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है वो चलता रहता है। ये विषय जो है ये आपका ईस्टर्न कनाल वो मध्य प्रदेश पे भी आपका निर्भर करता है, तो हमको मध्य प्रदेश से भी बात करनी पड़ेगी। और इसका जैसे अभी एक बहुत वो चर्चा के अंदर विषय चल रहा है कि साहब इसको राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करवा दें, लेकिन जो राजस्थान की सरकार है वो इसको बिल्कुल राष्ट्रीय परियोजना होती है, लेकिन उसके एक पैरामीटर बने हुए होते हैं। पैरामीटर ये होते हैं कि सबसे पहला पैरामीटर उसका ये होता है कि 75% जो जनता है उससे लाभ मिलना चाहिए उसको, जबकि अभी हमारे जो परियोजना है उसके अंदर सबसे बड़ी कमी है कि 42% जो जनता है उसको लाभ मिलेगा। अगर इसको राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश को भी जोड़ लिया जाता है तो आपका ये जो है वो 75% हो जाएगा और राष्ट्रीय परियोजना के अंदर आप इसको ला सकते हैं। तो और दूसरी चीज़, अभी कई बार मैंने जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी कई बार बोला है कि बात करे मेरे से राजस्थान सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति का मुद्दा बन के और यहीं के ऊपर राजनीति भेंट चढ़ने वाला है। अन्यथा ये बहुत अच्छी परियोजना है, मैं समझता हूँ राजस्थान के लिए वरदान साबित हो सकती है ये।
ठीक बात है। और इवन जब वरदान की बात करेंगे, तो कि हम कार्यक्रम के पहले भाग में जब हम बात कर रहे थे वर्षा के पानी की, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हो जाती है। हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जी भी सोलर एनर्जी की बात करते हैं कि सौर ऊर्जा भारत में, सूर्य, अभी भी उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने भाषण में कहा कि भारत बड़ा एक सौभाग्यशाली देश है जहाँ पर हमें चमकता हुआ सूरज 365 दिन मिला करता है। लेकिन सोलर एनर्जी पर भी भारत में उतना काम देखने को नहीं मिलता जितना हमें दिखना चाहिए। हर घर में सोलर प्लांट्स या फिर हर सरकारी डिपार्टमेंट में सोलर प्लांट्स, ठीक वैसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर भी हम लोग क्या उतना काम कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, मदन जी? नहीं, मैं समझता हूँ अभी जो है वो उतना काम हो नहीं रहा है। इसमें कारण क्या होता है कि जैसे केंद्र सरकार ने बोल दिया, उसके बाद में राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के नीचे जो है पंचायत समितियां होती है, पंचायत समितियों के नीचे जो पंचायत होती है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से कोई चीज़ निकल के आती है। वो निकल के आने के बाद में पंचायत समिति या पंचायत तक वो जो कार्य होगा ना, जब इसका पूर्ण कार्य होगा। आपने योजनाएं बनाई हैं, बहुत योजनाएं बनती है, लेकिन वो आम जनता तक पहुंच नहीं पाती है। अब जो आप इसकी बात कर रहे हैं, ये जब लागू हो कि जब इसका पूर्ण तरीके से इसका लाभ मिलेगा, जब ये पंचायत स्तर तक पहुंचेगी। इस दूसरी चीज़ मैं आपको निधि जी बताऊं कि स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने चलाया, आपने उसकी चर्चा भी की है अपने उसके अंदर। ये स्वच्छ भारत अभियान की बात मोदी जी से पहले कई बार कई लोगों ने की है, लेकिन वो पूर्ण तरीके से लागू नहीं हुआ। लेकिन जो मोदी जी का उसको लागू कराने का और आज की तारीख में उसको जो सफल हुआ है, उसका कारण क्या है कि उन्होंने जन भावना के साथ में जोड़ा इसके लिए। Exactly. और जन भावना को जोड़ने के साथ में लोगों को उसके लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया है कि आप इस तरीके का मत करिए। निधि जी, जान के मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैं एक बार चल रहा था, मेरा बेटा छोटा था, तो उस टाइम पे कचरा गाड़ी के बाहर फेंकने लगे, तो बोला नहीं, मोदी जी ने कहा है कि कचरा आप अंदर फेंकिए। तो वो जो मैसेज है, वो मैसेज स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा आपको, और चीज़ों को आपको उसको लागू कराना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जो है जागरूक करना पड़ेगा, जनता को जागरूक करना पड़ेगा। आप कानून बना दीजिए, कानून या डंडे के जोर पे किसी चीज़ को लागू कर ही नहीं सकते जब तक आप जनभावना के साथ नहीं जोड़ेंगे, उस विषय की गंभीरता को नहीं बताएंगे, और गंभीरता के साथ साथ में उस विषय के लाभ और उसको जन चेतना नहीं लाएंगे, जब तक कोई भी कानून आपका पास जी। कुछ आंकड़ों की बात अगर आप कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे आपके पास में है कि पिछले कुछ समय में हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचने चाहिए थे, या फिर हमने कुछ प्रगति की है, या हम लॉस में गए हैं, तो इसका जो नुकसान है हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों पर किस तरीके से, क्योंकि जब हम जनसंख्या की बात करते हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस की बात करते हैं, आंकड़े बताए जाते हैं, विजन होता है अगले 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, तो क्या जल के संबंध में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आपने कोई विजन देखा सरकारों का या सामाजिक संगठनों का, या उसके बारे में लोगों से मिले, तो कुछ फैक्ट्स, कुछ आंकड़े ऐसा आपके पास में हो तो हमारे साथ में दर्शकों के साथ में शेयर करें। निधि जी, देखिए, आंकड़े जो है ना, वो किसी चीज़ को अगर धुलमिल करना हो ना, तो आंकड़ों का खेल बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो मैं आपको आज बात करता हूँ कि जिस तरीके से ये जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने बनाया, मैं उसी तरीके की कोई योजना ऐसी राजस्थान सरकार की उम्मीद करता हूँ कि बनाए। और दूसरी चीज़ जो है, आंकड़े जो होते हैं, ये विधानसभा, लोकसभा, ये इनके अंदर रख के और जनता को गुमराह हो जाती है, और आंकड़ों के खेल में जनता फंसती है ना, तो चीज़ें सही तरीके से हो ही नहीं सकती। आज अगर स्वच्छ भारत की आप जिस तरीके से सफलता की बात आप लेके आए थे, मैं उसी पे बोल रहा हूँ। बात करें तो कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के रूप में, हर आदमी के रूप में एक बात है कि वो कचरा नहीं फैलाता आज की तारीख में, और जब कचरा नहीं फैलाता तो वो स्वच्छ अपने आप है और स्वच्छता के ऊपर ध्यान देता है। मैं उसी तरीके से एक जो जागरूकता का मिशन लाने की बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप जो जल है, मैंने आपको बोला कि जल जो नदी नाले भरेंगे गाँवों के, रिफिलिंग के ऊपर हम ध्यान देंगे गाँवों में। जो योजनाएं जैसे आप के ऊपर हम लेके आते हैं कि ये रोजगार महानरेगा जो योजना थे, उसके अंदर जो हम काम कराते हैं, उसमें गाँव में जल संरक्षण का काम कराया जाए। खड्डे खोदना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस खड्डे के अंदर पानी आना बड़ी बात है। आंकड़े की दूसरी बात करूँ तो आपने भी रामगढ़ बांध को देखा है और मैंने भी रामगढ़ बांध को देखा है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज जयपुर जो जिस तरीके से पानी की समस्या से जूझ रहा है, वो पानी की समस्या, अगर रामगढ़ बांध जिंदा होता तो जयपुर को पानी की समस्या से इस तरीके से जूझना नहीं पड़ता। एनीकट कहाँ गए वो एनीकट कहाँ गई, वो जो उसमें पानी की आवक होती है वो कहाँ गई। आप और हम अखबार पढ़ते थे, आज बीसलपुर देखते हैं, आपको अगर ध्यान हो तो, हम उस टाइम पे देखते थे रामगढ़ के बंदे में इतना पानी का लेवल आया, इतना आया, बंधा हुआ देखा है। मैंने चादर चलती देखी, आपने भी उसमें चादर चलती हुई देखी होगी। पूरे जयपुर शहर की जनता के लिए एक पर्यटक स्थल था। लेकिन आज की स्थिति में, अगर अभी अब मैं कुछ समय पहले गया था, तो स्थिति ऐसी है, वीराना पड़ा है वहां पे। तो आज अगर आप उस रामगढ़ बांध को भी जिंदा कर दें यार जयपुर के अंदर, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हमारे लिए इसकी लाभ मिलेगा जनता को
जयपुर की, और वो कई बार कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे किया। लेकिन हुआ क्या कि आपके अधिकारियों के, आपके राजनेताओं के, लोगों के फार्म जो उस कैट एरिया के अंदर बन गए, और कई बार कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद भी हम लोग उसको खाली नहीं करा पाए। ये जयपुर के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ मैं कि रामगढ़ बांध इस तरीके से मरेगा, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। और अभी भी अगर आप रामगढ़ बांध को जिंदा कर सकती है सरकार, और उसके लिए कोई परियोजना लागू कर सकती है, या उसमें आवक पानी की वापस चालू कर सकती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा होगा। और रामगढ़ बांध का भी मरने का एक सबसे बड़ा कारण जो है, एक तो कैच एरिया में लोगों के मकान बनना, फार्म हाउस बनना, इस तरीके की चीज़ें हुई थी। और वही सेम चीज़ आज आप अगर बिसलपुर बांध में देखेंगे ना, तो वही चीज़ें वहाँ होने लग गई है कि वो लोग ज़मीन खरीदने लग गए हैं, वहाँ पे रिसोर्ट्स बनाने लग गए हैं। और वो आने वाले समय के अंदर मेरे को नहीं लगता, अगर हम उस चीज़ के लिए गंभीरता नहीं समझ पाए, तो बिसलपुर बांध की भी हो सकता है यही स्थिति हो जाए। और बिसलपुर बांध से आप कितने दिन तक आप हर चीज़ का समाधान आज बिसलपुर से जोड़ के देख रहे हैं आप कि पानी जयपुर को दे दो, अजमेर को दे दो, सिंचाई भी बिसलपुर से दे दो। तो मेरे को नहीं लगता अगर एक बार भी राजस्थान के अंदर बारिश का अगर कम प्रभाव हो गया या वहाँ आवक कम हो गई, तो त्रासदी आप सोचिए, और सोच के आप उसकी गंभीरता को सोचिए कि किस तरीके की त्रासदी राजस्थान के अंदर होगी। क्योंकि हम पूर्ण रूप से पूरा राजस्थान जो है डिपेंड होने लग गए हम लोग। ये जो कम से कम ये इस तरह का पूर्वी, उत्तर पूर्वी और ये जो इलाके हैं, ये तो राजस्थान के पूरे बिसलपुर के ऊपर आप निर्भर हो गए हैं ना। आमेर की बात करना, मावठा की बात करते हैं ना, सागर की बात करते हैं ना, रामगढ़ की बात करते हैं। हम केवल एक ही जगह की बात करते हैं। अगर हम अपने बचत करते हैं तो निवेश करते हैं, कोई भूमि में निवेश, प्रॉपर्टी में निवेश करता है, कोई ज्वेलरी में निवेश करता है, कोई SIP कराता है, शेयर मार्केट में, PPF में, लेकिन अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाइड। और यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल एक जगह पर हम लोग चले गए हैं। ऐसे में हम लोग जगत गुरु की बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, मोदी जी लगातार कहते हैं। तो वो विश्व गुरु भारत कैसा होगा जो अपने देश में, अपने राज्यों में लोगों को ठीक तरीके से जल प्राप्ति जो है वो नहीं करवा पा रहा है, या फिर जल जो है वो व्यर्थ हुआ जा रहा है और हम आंखों से देख रहे हैं। और जो पाइप जो है वो फट गया तो हजारों गैलन पानी बह गया और हम बूंद बूंद बचाने की बात करते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि FD कराते हैं, PPF कराते हैं। ये इससे बड़ा जो जल संरक्षण है, इससे बड़ी कोई FD नहीं हो सकती है। आपका पैसा बैंक में रहेगा, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, तो उस परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सबसे बड़ी FD अगर कोई किसी चीज़ की होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए पानी की होनी चाहिए। सबसे बड़ा सोर्सेज अगर होना चाहिए तो पानी का होना चाहिए। और हर व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़े तक का घर का, अगर किसी व्यक्ति के लिए अगर जल जो है उसकी महत्वता और महत्वपूर्णता के बारे में आपको बताना जरूरी है। और उसके साथ बताना ही नहीं है, हमको उसके लिए कार्य भी करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाइप फट जाते हैं, सरकारों का ध्यान नहीं होता है, उसकी गंभीरता नहीं समझते। मैं सोचता हूँ ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लाखों गैलन पानी को जो है वो व्यर्थ कर देते हैं। होता है। दूसरा, उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बारिश के पानी का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, हमने लो तो बना दिया है, आज की तारीख में ये लो बना हुआ है राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग का, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, उसकी गंभीरताएं बिल्डिंग में कितनी हो रही है, कितनी बिल्डिंगें जो हाई राइज बिल्डिंगें बन रही है वो कितने उसके अंदर हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक बात है। और हाई राइज जितनी भी बिल्डिंग बन रही है, अभी मल्टीप्लेक्स जितने भी बन रहे हैं, उसमें आज भी सरकारें तय नहीं कर पाई है कि पानी किस तरीके से दे। और उसमें सरकार की गलती नहीं है, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर 250, 300, 500 फ्लैट्स होते हैं, और उन 500 फ्लैट्स के पानी देने के लिए इनके पास में पानी नहीं है। तो आप पॉलिसी बनाने में इसलिए डर लगता है कि हम पॉलिसी तो बना देंगे लेकिन देंगे कहाँ से, तो वो स्थिति भी इनकी है। तीसरी चीज, जो भूजल का आज दोहन हो रहा है, उस दोहन को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा आपको निधि जी, क्योंकि इस टाइम पे जो दोहन हो रहा है उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते थे। पंप हो रहे हैं, बोरिंग हो रहे हैं, और उस डार्क जोन के अंदर जहां बोरिंग होना मना है, वो धड़ल्ले से थोड़े बहुत पैसे खिलाता है और बोरिंग कर लेता है। तो वो जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, वो मैं समझता हूँ उसका भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से सोल्यूशन होना चाहिए, और उसके ऊपर कड़ा कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों पे जो भूदोहन कर रहे हैं, जो इसके धरती का जो पानी है उसको निकाल के व्यर्थ गवा रहे हैं। इन लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में बहुत सारी चर्चा जो हुई है, और ये इन सब के बारे में जब आपने कड़ी कार्रवाई की बात की, आपने निगरानी की बात की, ये सारी की सारी बात एक बार फिर से वहीं जाती है कि हम वर्षा के दिनों की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं और गोवर्धन पर्वत की बात करते हैं, तो हम इंद्रदेव की बात भी करते हैं, साथ साथ में हम वरुण देव की बात भी करते हैं। अगर हम धर्म पर टिके रहेंगे, और धर्म के साथ में वो कहते हैं ना कि धर्मो रक्षति रक्षत है, यानी कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि शायद इसी तरीके से मदन लाल जी कई बार ऐसी परिभाषाओं में आता है कि इस संपूर्ण सृष्टि के सम्यक कल्याण
कल्याण के लिए हर एक व्यक्ति का अपना अपना दायित्व बोध, शायद यही तो धर्म है। और आपका दायित्व बोध क्या है ये आप जानते हैं। आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी में हैं, आप मंत्री हैं या आप संतरी हैं या आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना दायित्व बोध तो हो ही सकता है। और वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सुखदायी हो सकता है अगर हम आज से, अभी से इस कार्यक्रम को करना, इस बात को करना शुरू करते हैं। आज के कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। बहुत सुंदर मदन जी आप आए और चर्चा में सहभागी बने। नमस्कार, धन्यवाद।